हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भाई हम बात कर रहे हैं आज सेकंड लेक्चर की कंपनीज एक्ट की। फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया, बेसिक सिलेबस की भी बात कर ली, कंपनी की बेसिक्स की भी बात कर ली। आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट की। पहले बात करेंगे कंपनीज एक्ट के बेसिक की, थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं 15-20 मिनट। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 आज करने वाले हैं, फिर अगली क्लास है सेक्शन 2 ऑनवर्ड्स हम चलते चलेंगे आगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी की आइए बात करते हैं कंपनीज एक्ट 13 की। सर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक सर, ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं ये कब आया, कैसे बना, किस तरीके से बना, उसकी बात होगी। ठीक, देखो जब मैं सेक्शन 1 आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो हम बात करेंगे भाई कि कंपनीज एक्ट बेसिकली जो आप पढ़ रहे हैं ये पहला कंपनीज एक्ट तो है नहीं ना सर। इससे पहले भी कई कंपनीज एक्ट आ चुके हैं। अगर आप देखें तो इससे पहले 1850, 1857, 1866, 1882, 1913, 56 6 कंपनीज एक्ट इससे पहले आ चुके थे इंडिया में, और ये 7th कंपनीज एक्ट है जो इंडिया में लाया गया। हम हमेशा कहते हैं हम इंग्लैंड की कॉपी करते हैं, तो सर कैसे कॉपी करते हैं? आप देखो एक्ट के सामने मैंने इंग्लैंड वाले कंपनीज एक्ट लिखे हुए हैं। जब जब इंग्लैंड में कंपनीज एक्ट आया हम इंडिया में कंपनीज एक्ट ले आए। इंग्लैंड में कंपनीज एक्ट आया 1844 में, हम ले आए 1850 में। वहाँ आया 1856 में, हम ले आए 1857 में। वो चलता रहा सर, वो चलता रहा। अगर आप देखोगे सबसे मेजर गैप जो दिखता है वो दिखता है 56 और 2013 के बीच में। सबसे मेजर जो गैप आपको दिखता है वो दिखेगा 1956 से लेकर, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाऊँ तो 1956 से लेकर 2013 के बीच में बहुत बड़ा गैप है सर। जबकि आप बोलोगे सर इस दौरान तो बड़े सारे रिफॉर्म्स आए, चाहे 1991 का एलपीजी हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, चाहे 1996 में डीमैट का फॉर्म का आना हो। डीमैट फॉर्म सुना है? जो आप आज की डेट में शेयर्स खरीदते हैं वो डीमैट फॉर्म में तो परचेज करते हैं आप। फिजिकल शेयर्स, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स का मतलब क्या? जब शेयर सर्टिफिकेट मिला करते थे, प्राइवेट में तो आज भी मिलते हैं, बट पब्लिक कंपनीज में डीमैट मैंडेटरी है। डीमैट का मतलब क्या होता है? डीमटेरियलाइज्ड, जिसका अपना कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है। आपने फ़ोन उठाया, जीरोधा ऐप खोली, ग्रो ऑफ स्टॉक्स जो भी आपने खोली, आपने अपना आईडी बनाई, भाई शेयर्स खरीद लिए। डीमैट, ट्रेडिंग, सेविंग अकाउंट, 3 अकाउंट चाहिए होते हैं। आपने ऑनलाइन आराम से शेयर्स खरीद लिए। तो शेयर्स आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, क्या इनका कोई मटेरियल फॉर्म है? क्या इनका कोई फिजिकल फॉर्म है? नहीं सर, इनका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो हम बोलते हैं डीमैट फॉर्म में शेयर्स हैं। तो कब खरीदे गए शेयर्स भैया? आपने सबसे पहले रिफॉर्म आए 91 में एलपीजी के, फिर रिफॉर्म आए 96 में डीमैट के। डीमैट को लेकर एक एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई, डिपॉजिटरीज एक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, 1996। सर इतने सारे चेंजेस आए लेकिन नया कंपनीज एक्ट नहीं आया। नया कंपनीज एक्ट नहीं आया, बहुत सारे बदलाव आते गए। अब जैसे इनकम टैक्स की बात करिए, इनकम टैक्स हाल फिलहाल में नया इनकम टैक्स आया है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनकम टैक्स 1961 के बाद जब आया तो उसके बाद चेंजेस नहीं आए। न्यू इनकम टैक्स के बीच में चेंजेस तो आए। तो चेंजेस कैसे आते रहे सर? चेंजेस आते रहे भाई बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंस एक्ट। याद करिए, आपके टीचर ने आपको बताया बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंस एक्ट। ऐसे ही कंपनीज एक्ट को भी बहुत बार अमेंड किया गया, बहुत बार अमेंड किया गया, और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कई बार। क्या नाम दिया गया? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। इवन मैं आपको भी बताऊंगा कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 वाला एक्ट भी अभी तक 4 बार अमेंड हो चुका है। बात करेंगे उस पर, ठीक है? तो मेरी बात समझिए, यह कंपनीज एक्ट 2013 का पहला एक्ट नहीं है, दूसरा एक्ट नहीं है, 7वां एक्ट है। बीच में कई सारे रिफॉर्म्स आए लेकिन नया कंपनीज एक्ट नहीं ला पाए। उसके अपने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी 90s में, बहुत सारे कारण थे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा वो। बट ये समझिए कि रिफॉर्म्स तो आए, लेकिन किसके थ्रू आए? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो सर फाइनली फिर ये नया एक्ट कैसे बना सर? भाई नए एक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई 2 दिसंबर 2004 को। एक्सपर्ट कमेटी समझते हैं आप? अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट खुद थोड़ी बनाते हैं कानून, कानून तो एक्सपर्ट लोग बनाएंगे। तो एक्सपर्ट्स की अपनी कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया? सर जे ईरानी को। जे ईरानी वॉज द CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टाटा सन्स। टाटा ग्रुप के वो CFO थे किसी टाइम पे। तो उनको बोला भैया आप आओ, आप बनो हमारी कमेटी के चेयरमैन।
अच्छी खासी रिसर्च की इस कमेटी ने और पहला बिल बना के दिया कंपनीज बिल 2008। 3-3.5 साल की रिसर्च के बाद पहला बिल आया। बिल का मतलब समझते हैं, बिल इज नॉट एक्ट। बिल और एक्ट में फर्क होता है सर। जो पार्लियामेंट में पास हो जाए वो एक्ट है, और जब तक पास ना हो तब तक उसे बिल बोलते हैं। तो बिल कहां लेकर गए? बिल लेकर गए पार्लियामेंट में। आपने कहा भैया देखो पार्लियामेंट में अप्रूव तो कराना है इसको। जब पार्लियामेंट में लेकर गए, अच्छा पार्लियामेंट में तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग बैठे हुए हैं, तो अच्छा कंपनीज बिल हर किसी के समझ में आएगा? नहीं। तो पार्लियामेंट में क्या है, अलग अलग एरिया के लिए स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई हैं। अलग अलग एरिया के अलग स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस की अलग है, डिफेंस की अलग है, सब अलग अलग है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा कि चलो भाई चेक कराते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं। तो 2004 में कमेटी बनी, तो 2008 में बिल आया, तो पार्लियामेंट गया, तो पार्लियामेंट से स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। स्टैंडिंग कमेटी से बोला भैया बिल चेक करो, चेक करो सब कुछ ठीक है ना। इससे पहले कि स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट दे पाती, 2009 आ गया, ईयर 2009, और फिर आ गए चुनाव। फिर चुनाव हुआ है, सरकार रिपीट हो गई यूपीए की। सरकार ने बोला सर एक्ट तो बनाएंगे। चुनाव के बाद कंपनी लॉ कमेटी ने फिर बिल दिया, कंपनीज बिल 2009। फिर इसे पार्लियामेंट लेकर गए। फिर पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर किया। स्टैंडिंग कमेटी ने इस बार कहा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, कुछ चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एनुअल रिटर्न पहले 30 डेज था, तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा भैया 60 डेज करो, पढ़ेंगे आप सेक्शन 92, 60 डेज कर लो। कुछ बदलाव बोले, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला कि भाई चेंजेस कर लो। कंपनी लॉ कमेटी ने कहा आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा आप बोले वैसा करेंगे। तो भाई उन्होंने फिर कमेटी ने क्या किया, बिल में चेंजेस किए। चेंज करने के बाद फिर नया बिल लेकर आए। इस बार बिल को नाम क्या दिया? इस बार बिल को नाम दिया गया कंपनीज बिल 2011। आप देख रहे हो साल दर साल निकलते जा रहे हैं भाई साहब। कभी आपको भी ऐसा लगता होगा जब ईयर लिखने बैठते हैं, अरे यार ये तो कैसे निकल रहे हैं ईयर, यहाँ पे अभी तो 2025 चल रहा था, अभी तो 24 चल रहा था, अभी तो 26, अभी तो ये, अभी तो वो, और कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक, यूं तो शामें गुजरती नहीं और साल दर साल निकलते जा रही हैं। यहाँ भी यही हालत है। 2004 में कमेटी बनी, 2008 आ गया सर बिल बनाते बनाते पहला बिल। फिर गया 2009 में चुनाव हुए, फिर 2009 का बिल आया तो बोले बदलाव करिए। फिर 2011 आया। अब ये 11 वाला बिल ना वापस पार्लियामेंट गया, वापस स्टैंडिंग कमेटी के पास। जब तक स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव कर पाती तब तक आ चुका था साल 2012, ईयर 2012 आ चुका था। तो स्टैंडिंग कमेटी ने बोला सब कुछ ठीक है, बिल ठीक है, बस एक काम करो इस बिल को रीनेम कर दो। तो इस बिल को रीनेम कर दिया गया। द बिल वॉज रीनेम्ड एज कंपनीज बिल 2012। इसको रीनेम कर दिया गया, इसे बोला गया कंपनीज बिल 2012। अब ये स्टैंडिंग कमेटी ने ओके कर दिया, ठीक है सर। स्टैंडिंग कमेटी ने ओके कर दिया तो फिर ये कहां जाएगा भैया? अब जाएगा पार्लियामेंट में फिर से, लोकसभा एंड राज्यसभा। भैया अप्रूवल चाहिए, मेजोरिटी वोटिंग। तो लोकसभा में पास हुआ 18 दिसंबर को, क्या बात है। और राज्यसभा में फिर कह रहा हूं, देखो साल तो नहीं निकला लेकिन महीने ऐसे निकल रहा है कि पूछो मत। 8 अगस्त को, 18 दिसंबर को पास हुआ लोकसभा में, यहां राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होते ही उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी एसेंट दी 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। बोले अब बिल है ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से हाँ है। जिस दिन प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देते हैं, जिस दिन प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देते हैं उस दिन बिल एक्ट बन जाता है। लेकिन एक्ट पता है लागू कब होता है, एप्लीकेबल कब होता है? एक्ट लागू तब होता है जब वो छपता है, पब्लिश होता है। कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में। तो छपा कब? वो छपा 30 अगस्त 2013 को। अभी पढ़ेंगे सेक्शन 1 में आप। तो एसेंट मिली प्रेसिडेंट की कब? 29 अगस्त को। और पब्लिश कब हुआ लाला? पब्लिश हुआ 30 अगस्त को। तो सेक्शन 1 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है एक्ट की इफेक्टिव डेट क्या है? 30 अगस्त। यार 2004 की कमेटी बनी,
और कहाँ 2008, कहाँ 2009, कहाँ 2011, कहाँ 2012 और बनते बनते 2013। वो तो शुक्र है 2013 में बन गया, इलेक्शन थे अगले साल, बनाना पड़ा जल्दबाजी में, वरना वो भी नहीं बनता 2013 में। थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ आपको, भी सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1, उससे पहले कुछ बातें आपको बता रहा हूँ बेसिक। कंपनीज एक्ट का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, कंपनीज एक्ट काम कैसे करता है, ठीक। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, कुछ 2-3 बातें आपको लिखवाना चाहता हूँ, मेरे साथ आप लिखेंगे, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। सर टाइटल आप आगे पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013, वहाँ डिटेल में हम बात करेंगे, बट उससे पहले अदर देन सेक्शन की बात कर रहा हूँ। टोटल सेक्शन कितने हैं सर कंपनीज एक्ट में? टोटल सेक्शन है भैया 470, ठीक है सर। आप ये बताइए कितने चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट में? कंपनीज एक्ट में चैप्टर्स हैं 29, पढ़ेंगे सारे नहीं, जो आपके सिलेबस में है। स्केड्यूल हैं 7, ये भी ठीक। कंपनीज एक्ट की कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है? बहुत ज़रूरी है सर, मैं बार बार ये बोलता रहूँगा पढ़ाते वक्त। एमसीए, एमसीए, एमसीए। तो एमसीए का मतलब क्या है? एमसीए का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो टोटल सेक्शन 470, चैप्टर 29, स्केड्यूल 7 हैं, कंसर्न मिनिस्ट्री एमसीए है। और भी कुछ बातें 1-2 लिखूंगा, उससे पहले कुछ बातें मैं ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, मैंने सब कुछ पहले से जॉट डाउन करके लाया हूँ, ठीक है सर। कंपनीज एक्ट के अंदर कितनी तरह की अथॉरिटीज हैं? सबसे ऊपर है एमसीए, जिसे अपन बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री। अब एमसीए क्या है? वो ऊपर बैठ के पूरे कार्यक्रम को चला रहा है, एमसीए। अब एमसीए के अंडर में क्या है? 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं और करीब करीब 25 आरओसीज हैं। सबके काम मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूंगा आज, क्योंकि स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं आप, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। एमसीए का काम है एक्ट को बनाने का, रूल्स इशू करने का, ठीक, नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू करने का, ये सारा काम एमसीए करता है। इसमें आरओसी इंटरफेयर नहीं करती। आरओसी कभी भी एक्ट पब्लिश नहीं करेगा, एक्ट को अमेंड नहीं करेगा, रूल नहीं लेके आएगा, ये सारे काम मिनिस्ट्री करती है। लेकिन आरओसी का काम क्या है? आरओसी फाइलिंग्स देखता है। कंपनी बनाओगे सेक्शन 7 के अंदर, फाइलिंग आरओसी के पास करनी है। शेयर कैपिटल ऑल्टर करोगे 61 के अंदर, आरओसी के पास फाइलिंग करनी है 64 में। बायबैक करोगे तो आरओसी के पास फाइलिंग करनी है, जब देखो आरओसी के पास फाइलिंग करनी है। इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करेंगे सेक्शन 137 में। तो सर ये फाइलिंग रिकॉर्ड्स किसके पास करते हैं? आरओसी के पास। लेकिन आरओसी करीब करीब 25 आरओसीज हैं। नॉर्मली हम कहते हैं हर एक स्टेट में एक आरओसी है, एक्सेप्शंस आर देयर। 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक ही आरओसी है, शिलोंग में। 2 स्टेट ऐसे जहां 2 आरओसी है, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अलग अलग भी हैं ऐसा, दिल्ली आरओसी और हरियाणा में एक ही आरओसी दिल्ली में, तो अलग अलग है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि भाई हर स्टेट में एक आरओसी होगी, वरना 25 नहीं ज़्यादा होती है, स्टेट तो ज़्यादा है भाई, ठीक। अच्छा, आरओसी जो है फाइलिंग करते हैं, रिकॉर्ड, ये वो सब कुछ मैंने रजिस्टर्स वगैरह मैनेज करता है। आरओसी को गवर्न करता है रीजनल डायरेक्टर, ये आरओसी से थोड़ा ऊपर का है अथॉरिटी। रीजनल डायरेक्टर ना आरओसी और एमसीए के बीच की इंटरमीडिएरी है, मतलब ब्रिज का काम करेगा। एक तरफ एक छोर पे एमसीए खड़ा है, एक छोर पे आरओसी खड़ा है, उस ब्रिज का काम कौन करेगा? आरडी। आरडी बोलेगा ना मैं आरओसी के बराबर हूं ना मैं एमसीए के बराबर हूं, मैं भैया दोनों के बीच में हूं, सेतु का काम करूंगा। बहुत सारे काम आरडी करता है सर। अगर आपको मुंबई आरओसी से पुणे आरओसी शिफ्ट करना है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, आप आगे पढ़ेंगे, आरओसी वो काम करते, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लगती है। तो बहुत जगह पे आरडी की अप्रूवल लेनी पड़ती है आपको। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी, उसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, आरडी की अप्रूवल लगती है। तो आरडी आरओसी से ऊपर है, बट लाला एमसीए से नीचे है, ये समझ लें आप, ठीक। एक बात और, अब आता है सर, मैंने सबको नाम दिए हुए हैं,
ठीक है। NCLT, द बिग डैडी, NCLT इज द बिग डैडी सर। ये मतलब गजब। अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करना है कंपनी एक्ट में, वो NCLT करेगा। एमलगमेशन ऑर्डर करना है सेक्शन 230 के अंदर, NCLT करेगा। कॉम्प्रोमाइज कराना है, NCLT करेगा। आपके साथ ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन मतलब आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप मेंबर है, आपको डिप्राइव कर रहे हैं आपके राइट्स से, आपको आपके राइट्स नहीं मिल रहे मेंबर्स को, तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन दे सकते हैं NCLT के पास, सेक्शन 241 244। NCLT कहता है जहां मैटर बड़े होते हैं वहां NCLT खड़े होते हैं। छोटी मोटी वाले मेरे पास मत आओ फाइलिंग वाइलिंग लेकर, उसके लिए ROC बैठी हुई है। मेरे पास तभी आना जब मैटर बड़ा हो, मैं छोटे मैटर नहीं संभालता। बात भी ठीक है। तो NCLT भाई ध्यान रखना, बड़े मैटर्स दिखेगा, बड़े मैटर्स जैसे कि मर्जर्स, ऑपरेशन, इंसॉल्वेंसी, ये सब। अच्छा, अगला है NCLAT। ये क्या होता है सर? अगर आप NCLT से दुखी हैं, आप अपील फाइल करिए NCLAT में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट मींस अगर आप NCLT से एग्रीव्ड है, आप अपील फाइल करना चाहते हैं, जाइए ना सर, किसने मना किया? आप NCLAT के पास जाइए, कोई मना नहीं करेगा। तो NCLAT के पास जाते हैं, NCLT अगेंस्ट, और एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कंपटीशन कमीशन एक्ट में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। कभी भी मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी कहीं लिखा हो अनसेट रूल है, NCLT के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं NCLAT, और NCLAT के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं पहले दिन बता रहा हूं भैया, सबके अलग अलग काम है। MCA एक्ट बनाएगा, एडमिनिस्टर करेगा, अमेंडमेंट लाएगा, रूल्स पब्लिश करेगा, नोटिफिकेशन सर्कुलर सब MCA करेगा। ROC के पास फाइलिंग करोगे, रजिस्टर मेंटेन करेगा ROC, कंप्लायंसेस देखेगा। रीजनल डायरेक्टर एज अ ब्रिज काम करेगा। NCLT बड़े मैटर्स देखता है, रोजमर्रा के काम से उसे कोई मतलब नहीं है, मर्जर, अमेलगमेशन, वाइंडिंग अप, ये सब। NCLAT के पास अपील जाती है NCLT के अगेंस्ट। और सेक्शन 212 में आता है SFIO। खैर ये अभी ज़्यादा नहीं पढ़ते आप। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, अगर फ्रॉड हो रहा है किसी कंपनी में, इन्वेस्टिगेट करना है, तो एक अथॉरिटी बना रखी है SFIO। ठीक, एक और है, यहां लिखा नहीं है, NFRA। भाई बड़ा झगड़ा है NFRA के साथ। एक लास्ट है इसमें NFRA। NFRA काम क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे AS और ऐसे कैसे बनेंगे, वो NFRA रिकमेंड करता है। ICAI भी करता है, बट NFRA भी करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट AS और ऐसे को बनाने से पहले किससे कंसल्ट करती है? AS और ऐसे को बनाने से पहले कंसल्ट करती है NFRA से। तो NFRA कुल मिलाकर ICAI की पोजीशन में बैठा हुआ है। कहता है कोई भी AS बनना हो इंडिया में, या कोई भी ऐसे बनना हो, ऐसे का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो NFRA ही रिकमेंडेशन देगा। ICAI भी देगा, बट कंसल्ट पहले किससे करेगी CG? NFRA से। पढ़ते हैं आप, सेक्शन 133 पढ़ेंगे, सेक्शन 143 पढ़ेंगे, सब सेक्शन 9, सब सेक्शन 10, सब जगह लिखा है कि AS 133 और SA 143, AS और ऐसे कैसे बनेंगे, ये NFRA रिकमेंड करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट AS और ऐसे को लेकर NFRA से कंसल्ट करेगी। इतनी सारी अथॉरिटीज हैं सर, अगर देखें आप, ये सारी अथॉरिटीज है कंपनी एक्ट के अंदर। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको अगेन ब्रीफ मिल जाए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कंपनी एक्ट के बारे में। कंपनी एक्ट थोड़ा क्रिस्प में बताया, बट ठीक है, जितना ज़रूरी है आपके लिए। कंपनी एक्ट कैसे बना, काफ़ी गैप रहा कंपनी एक्ट पुराने वाले में नए वाले में। ये 7th कंपनी एक्ट है, ये सारे के सारे प्रीवियस कंपनी लॉ हैं, ठीक है ना। हालांकि डेफिनेशन पढ़ेंगे आप प्रीवियस कंपनी लॉ की, ठीक है। और अप्रूव हुआ, अथॉरिटी, सेक्शन कितने हैं, स्केड्यूल कितने हैं, ठीक है। तो भाई बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, चलिए। देखो जी, अगर सेक्शन 1 की आप बात करें, सेक्शन 1 के टाइटल में सिंपल 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 4 बातें बोली गई हैं। सबसे पहले बोला गया है शॉर्ट टाइटल। तो एक्ट का टाइटल क्या है सर? एक्ट का टाइटल है कंपनीज एक्ट 2013। जिस नाम से एक्ट पार्लियामेंट से पास होता है उसे कहते हैं शॉर्ट टाइटल।
एक लॉन्ग टाइटल भी होता है। लॉन्ग टाइटल में एक्ट का नाम प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों होते हैं। शॉर्ट टाइटल में सिर्फ नाम होगा, कंपनीज एक्ट 13। ठीक। एक्सटेंड की बात करें सर, एक्सटेंड की तो कहां पर एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया। इट मींस इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ठीक। तीसरी बात कमेंसमेंट। सर ये एक्ट कब से कमेंस होगा? तो कहता है ये एक्ट कमेंस होगा 30th of August 2013 से। मतलब ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा 30th of August से पूरे इंडिया में। और किस नाम से जाना जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से। और अल्टीमेटली ये एक्ट अप्लाई किसके ऊपर होगा? मैं अभी डेट तो यहाँ 30th अगस्त लिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुना के ये जो रिमेनिंग आपको यहाँ से यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में रख रहा हूँ, इसका डिस्कशन कराऊंगा थोड़ी देर बाद लास्ट में। ठीक है, बट पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। सर ये एक्ट अप्लाई किसके ऊपर होगा? अगर एप्लीकेशन की बात करें बच्चों, तो ये एक्ट अप्लाई होगा, ध्यान से देखें, सबसे पहले उस हर एक कंपनी को जिसे बनाया गया है अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट। अब एक बात बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट? दिस एक्ट का मतलब है बच्चों कंपनीज एक्ट 2013। भाई कंपनीज एक्ट जो पढ़ रहे हो ना आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 ही तो पढ़ रहे हो, तो दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ? दिस एक्ट का मतलब हुआ कंपनीज एक्ट 2013, पहली बात। दूसरी बात लिखा है अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो सवाल खड़ा होता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ? प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है? अब देखो भाई, दो बातें होती है, मैंने आपसे पहले भी कहा है। एक होती है डेफिनेशन और एक होती है मीनिंग। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ें तो अपने हिसाब से मीनिंग ना बताएं कि भाई नेटवर्थ है तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ते हैं नेटवर्थ एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो भैया वो नेटवर्थ हो गई। नेटवर्थ की डेफिनेशन दी है कहाँ पर? कंपनीज एक्ट में। तो सर क्या प्रीवियस कंपनी लॉ की भी डेफिनेशन दी है क्या? बिल्कुल दी है सर। अगर मैं प्रीवियस कंपनी लॉ की बात करूं तो एक बात समझ लें, ये इंडिया का पहला कंपनीज एक्ट तो है नहीं। इससे पहले भी कई कंपनीज एक्ट आए, चाहे वो 1956 वाला हो, चाहे वो 1913 वाला हो, और भी कई सारे। अगर आप देखेंगे तो भैया प्रीवियस कंपनी लॉ वर्ड डिफाइंड है। कहां डिफाइंड है? प्रीवियस कंपनी लॉ वर्ड डिफाइंड है, ये देखो भाई। जब मिले डेफिनेशन में कोई बात तो फिर एक्ट से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब डेफिनेशन मिल जाए तो दिख रही है आपको प्रीवियस कंपनी लॉ सेक्शन 2 क्लॉज 67। अब आप बोलोगे सर आपने क्लॉज बोला, कभी कभी तो सबसेक्शन बोलते हैं, फिर आपने क्लॉज बोल दिया। तो सबसेक्शन कब बोलते हैं, क्लॉज कब बोलते हैं? भाई आगे चल के ना सेक्शन 7 पढ़ेंगे आप। सेक्शन 7 में पता है क्या आता है? कि कंपनी बनाने के लिए फाइलिंग करनी पड़ती है आरओसी के पास। किसके पास फाइलिंग करनी पड़ती है? विद आरओसी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फिर पढ़ेंगे आप सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि आरओसी इनकॉर्पोरेशन करके आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा कौन? आरओसी। अब सर आपने फाइलिंग की विद आरओसी, आरओसी देगा सर्टिफिकेट। तो जब तक फाइलिंग नहीं करोगे तब तक आरओसी सर्टिफिकेट दे देगा क्या? नहीं। तो फाइलिंग करनी जरूरी है ना सर, तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। बिना फाइलिंग के सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं। मतलब सबसेक्शन 2 जो है वो डिपेंडेंट है सबसेक्शन 1 पे। सबसेक्शन 2 जो है वो डिपेंडेंट है सबसेक्शन 1 पे। जब प्रोविजंस डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, डिपेंडेंट, तो हम उन्हें बोलते हैं बेटा दे आर टर्म्ड एज सबसेक्शन। निर्भर हैं, वो आश्रित हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। मतलब सबसेक्शन 1 के बिना सबसेक्शन 2 का कोई वजूद नहीं है। सबसेक्शन 2 तभी है जब तक सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 नहीं तो सबसेक्शन 2 नहीं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दे आर टर्म्ड एज सबसेक्शन। बट एक बात बताइए, क्या प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन बिना पढ़े आप प्रीवियस कंपनी लॉ नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। तो भैया प्रिस्क्राइब्ड अलग है, प्रीवियस कंपनी लॉ अलग है। क्या पोस्टल बैलेट के बिना पढ़े आप प्रीवियस कंपनी लॉ पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। यहां प्रोविजंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंट। तो आप उसे बोलेंगे दे आर टर्म्ड एज क्लॉज। ठीक है ना? मैं आपको बोलूंगा नोटबुक में कॉमन कंसेप्ट बना लो। बहुत सारी चीजें बनवाता हूं कॉपी के आखिरी में, उसमें से एक 4 पेज का कॉमन कंसेप्ट का बना लो। उसमें कॉमन कंसेप्ट में लिख दो, पॉज करके वीडियो को। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, व्हेन प्रोविजंस आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर then they are termed as subsection. But when provisions are free, they are not dependent upon each other, they are termed as clause.
जब ये डेफिनेशन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, क्लॉज है सर, इसको पढ़ने के लिए हमें बाकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ी क्या? नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे भाई? क्लॉज। लेकिन जब डिपेंडेंसी आती है बेटा तो क्या बोलते हैं? सबसेक्शन। ठीक है ना? तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी लॉ में सेक्शन 2 पढ़े, सेक्शन 3 पढ़े डेफिनेशन का, हमेशा जो आपको अंदर मिलेगा ब्रैकेट में उसे क्लॉज ही बोलेंगे आप। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? क्लॉज। डन। चलिए, तो प्रीवियस कंपनी लॉ देख लें एक बार। प्रीवियस कंपनी लॉ में क्या दिया हुआ लाला जी? प्रीवियस कंपनी लॉ में दिया हुआ है कि कंपनीज एक्ट 1913, इंडियन भी लिखा है आगे। प्रीवियस कंपनी लॉ 1956, इंग्लिश में बोल लेता हूं, 1956, 1882, 1866। कह रहा उससे पहले कोई कंपनी एक्ट? सर 1866 से पहले कंपनी एक्ट था तो बताओ कमेंट सेक्शन में। 1866 से पहले का कंपनी एक्ट था क्या? था ना सर? 1857 का था। अरे भैया, कंपनी एक्ट तो इससे पहले भी आए हैं, 1850 का भी था। 1850 से शुरुआत हुई है सर। 1850, 1857, 1866, 1882, 1913, 1956। सर आप समझिए कि 6 कंपनी एक्ट आ चुके हैं इससे पहले। 6। जो आप पढ़ रहे हैं ना ये 6th है, जो आप पढ़ रहे हैं वो 7th है। तो जो आप पढ़ रहे हैं जनाब, ये जो पढ़ रहे हैं आप, दिस इज 7th कंपनी एक्ट, 7th कंपनी एक्ट। ठीक, कंपनी एक्ट 13। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रीवियस कंपनी लॉ में 1882 से लेकर कई सारे कंपनी देखते हैं, प्रिसाइजली यू कैन से, ठीक है, एटसेट्रा लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक चीज देखी, हर कंपनी देख के आगे एक वर्ड लिखा था, इंडियन इंडियन इंडियन। मतलब एक बात बताओ जरा मुझे, ये कंपनी देख कहाँ का है? जो ये इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस है, कहाँ कंपनी देखते हैं? ये इंडिया वाला कंपनी देखते हैं, बिल्कुल है सर, ऊपर लिखा भी हुआ है, होल ऑफ इंडिया पे लगेगा। ये वाले प्रीवियस कंपनी लॉ कहां के एक्ट थे? ये प्रीवियस लॉ भी इंडिया के कंपनी एक्ट थे तो इंडिया के ही ना यार, इंडिया पे ही लग रहे थे। आप लॉ जब भी पढ़े, जैसा लिखा है वैसा नहीं समझना पड़ता। कई बार जो लिखा है वो जैसा दिख रहा है, लॉ मेकर हमेशा वैसा नहीं कहना चाहता, लॉ मेकर कुछ और भी कहना चाहता है। तो लॉ मेकर, वो बचपन में पढ़ते थे ना, लेखक क्या चाहते हैं, लेखक का इस कथन से ये आशय है। तो लॉ मेकर का इस स्टेटमेंट से एक इंटरप्रिटेशन है, डीकोड कर रहे हैं ओवन। क्या डीकोड कर रहे हैं? कि लेखक या लॉ मेकर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कंपनी को बनाते हैं इंडिया में, चाहे इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर नए वाले, चाहे पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर, कुल मिला के ये दिस एक्ट भी इंडियन कंपनी लॉ है और ये वाला लॉ भी इंडियन लॉ है। ये दोनों कैसे एक्ट है जनाब? ये दोनों है इंडियन लॉ। इसका मतलब अगर आप कंपनी को बनाते हैं इंडिया के अंदर, कंपनी को बनाते हैं इंडिया के अंदर, तो भैया उसे कंपनी एक्ट मानना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से जर्मनी की कंपनी को कंपनी एक्ट मानना है क्या? नहीं मानना, क्योंकि जर्मनी वाली कंपनी ना तो अंडर दिस एक्ट बनी है बेटा, और ना ही प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, क्योंकि ये वाला एक्ट भी इंडिया का है और ये वाला एक्ट भी इंडिया का है। सरकार कह रही है इनडायरेक्टली वो सारे एक्ट जो आप, वो सारी कंपनियां जो आप इंडिया के अंदर बनाओगे, इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर, चाहे नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर, चाहे पुराने वाले कंपनी एक्ट के अंदर, लेकिन बनाई आपने इंडियन लॉ के अंदर होगी। इंडियन लॉ के अंदर बनाई गई हर कंपनी को कंपनी एक्ट मानना पड़ेगा। मतलब कंपनीज एक्ट जो इंडिया पे लगता है वो इंडियन कंपनी को मानना पड़ेगा, तो इंडियन कंपनी ही मानेगी कंपनी एक्ट। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के फर्स्ट पॉइंट का इंटरप्रिटेशन क्या निकला? कुल मिला के फर्स्ट पॉइंट का इंटरप्रिटेशन निकला बच्चा पार्टी कि किसे मानना है ये कंपनीज एक्ट। ये मैं लिखवाऊंगा, प्रॉपर नोटिंग कराऊंगा, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडियन कंपनीज को मानना है ये कंपनीज एक्ट। ठीक है सर, अब कह रहे हो तो बिल्कुल मानना होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मानना ही है, उसमें क्या ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, 3 कंपनियां दी गई हैं, मैं शॉर्ट में कहता हूं बाई। बाई स्टैंड फॉर बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, ई से इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात है? बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, ई से इलेक्ट्रिसिटी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है सर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक। अब एक बात समझिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, आपको बैंकिंग कंपनी का एग्जाम्पल पता है? बैंकिंग कंपनी फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक। आपको जान के हैरानी होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां बनी है? 1973 में अगर बनी है
तो कौन से एक्ट के अंदर बनी है? ये बनी है 1956 वाले कंपनीज एक्ट के अंदर। यहां कह सकते हैं प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसे कंपनीज एक्ट मानना है, बिल्कुल मानना है, 1973 बनी है। अच्छा, मेरी एक कंपनी है जो क्राफ्टर लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ईएलएस, वो कब बनी है? ईएलएस बनी है सर 2018 में। तो 2018 में जो किस एक्ट के अंदर बनी? अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट। मानना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है एक्सिस बैंक कंपनीज एक्ट के अंदर बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं है सर। एक्सिस बैंक बनती है बेटा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है बेटा तू है तो कंपनी ही ना, भले ही तो बनी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, लेकिन तू है तो कंपनी। तो कंपनी एक्ट कह रहा है मैं भी लगूंगा तेरे ऊपर। बड़ा मतलब निर्दयी है यार भाई। जब तू तेरे एक्ट के अंदर वो बनी नहीं, तो तू क्या लग रहा है उसके ऊपर? कह रहा नहीं मैं तो लगूंगा इसके ऊपर। तो क्या बैंकिंग कंपनी को कंपनी एक्ट मानना है सर? बैंकिंग कंपनी बनी नहीं है बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर, वो बनी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है। लेकिन क्या वो कंपनीज एक्ट मानेगी? बिल्कुल मानेगी। तो कंपनीज एक्ट पता है क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट कहता है तू मेरा कंपनीज एक्ट मान ले, लेकिन जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए ना, कॉन्ट्राडिक्शन समझते हो, लड़ाई आ जाए, बैंकिंग की और कंपनीज एक्ट की लड़ाई हो गई भाई साहब, वहां तो किसको चुनना? वहां तो चुनना बैंकिंग को। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, एक्सिस बैंक के सामने अगर एक्सिस बैंक को अपना P&L बैलेंस शीट बनाना है, तो आपको पता है एक्सिस बैंक का P&L बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट है। कहां पे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। और कंपनीज एक्ट के अंदर अलग फॉर्मेट है। अब बताओ किसको मानेंगे? अब कंपनीज एक्ट के अंदर अलग फॉर्मेट है बैलेंस शीट P&L, कंपनीज एक्ट के अंदर अलग फॉर्मेट है बैलेंस शीट P&L का, दोनों के अंदर अलग अलग फॉर्मेट है। सर अगर दोनों के फॉर्मेट अलग अलग है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया लाला। अब धर्म संकट है भाई, एक्सिस बैंक किसको माने? एक्सिस बैंक बनी तो कहते बैंकिंग के अंदर है, और कंपनी कह रहा मैं भी लगूंगा तेरे ऊपर। तो उसके सामने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है और कंपनी एक्ट भी, तो किसको मानेगी? तो कंपनी एक्ट कह रहे टेंशन ना ले, जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन आए ना, वहां वहां तू अपना एक्ट मान, मुझे छोड़ दे। जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन आए वहां वहां तू अपना एक्ट मान ले, तू मुझे त्याग दे। मैं तो उस सिरफिरे जैसा हूं जो ये कहता है कि तू है किसी के साथ, तू रहे या उसके साथ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो समय वहां से बचे तू वो मुझे दे देना। तू घूम उसके साथ, सुबह लंच कर, ब्रेकफास्ट कर, दोपहर में लंच कर, रात में डिनर कर, लेकिन कम से कम आइसक्रीम खाने तो मेरे साथ चल ही सकते हो। बड़ा लिबरल विचारों का है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट कहता है मैं तेरे पे उतना ही लगूंगा जितना तेरे एक्ट को हर्ट नहीं करता। मैं जहां जहां तेरे एक्ट से मेरी लड़ाई होगी तो अपना एक्ट मान लेना, मेरे को त्याग देना। मैं बड़ा लिबरल विचारों का हूं, बुरा भी नहीं मानूंगा। अगर बैलेंस शीट P&L का अलग फॉर्मेट दिया हुआ है तेरे एक्ट में, तो तू मुझे बिल्कुल इग्नोर कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लिखा हुआ है सर, कहता है बैंकिंग कंपनी पे कंपनी एक्ट तो लगेगा, लिखा हुआ है ना, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई, लगेगा, एक्सेप्ट दोज प्रोविजंस विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कह रहा है वो प्रोविजंस छोड़कर, वो प्रोविजंस नहीं लगेंगे कंपनी एक्ट के जो आपके एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है। जहां जहां इनकंसिस्टेंसी आ गई वहां वहां मुझे छोड़ देना। कंपनी एक्ट कहता है मुझे उतना ही मानना जितना इनकंसिस्टेंट नहीं हूं मैं तेरे एक्ट के साथ। मैं तो तू मुझे उतना ही समय दे जो वहां से बच जाए। मैं तेरा वो समय नहीं मांगूंगा जो तूने उसके लिए निर्धारित किया, फिक्स किया है। मैं तेरे से बचा हुआ समय मांग रहा हूं। तो कंपनी एक्ट कह रहा है मैं तेरे ऊपर लगूंगा, लेकिन एक्सेप्ट कौन से प्रोविजन नहीं लगेंगे जो इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ वही लगेंगे जो कंसिस्टेंट है। जहां जहां लड़ाई तो अपना एक्ट मान, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। सेम केस इंश्योरेंस के साथ है और सेम केस इलेक्ट्रिसिटी के साथ है। इंश्योरेंस का अपना एक्ट है, दो एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के अपने दो एक्ट है बेटा, एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सेम प्रोविजन। यहां भी वही, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट एक्सेप्ट सेम। इंश्योरेंस कंपनी को कंपनीज एक्ट उतना ही मानना है जितना इंश्योरेंस एक्ट के अगेंस्ट नहीं है।
इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उतना ही कंपनीज एक्ट मानेगी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अगेंस्ट नहीं है। जहां जहां डिशुम डिशुम होगी वहां वहां कंपनीज एक्ट ही हारेगा। कंपनीज एक्ट त्याग पत्र दे चुका है, कह रहा है मैं तो सरेंडर हो चुका हूं सर, तो अपना एक्ट मान ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों पे कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी नहीं है कंपनीज एक्ट की, इन तीनों कंपनी पे कंपनीज एक्ट की सेलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है, सेलेक्टिवली बात समझ रहे हो। तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट प्रीवियस कंपनी लॉ। और थोड़ा समेटते हैं जरा इसको, ठीक है, एक बार समेटते हैं। सबसे पहले ये बताइए टाइटल क्या है। टाइटल है लाला जी कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर, ये बताइए इफेक्टिव डेट क्या है। इफेक्टिव डेट है 30 अगस्त 2013। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है ऑन होल ऑफ इंडिया। ठीक, और एप्लीकेबल किसके ऊपर है? एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले क्या बोला इसने? सबसे पहले बोला भैया कंपनी जो कहां बनाई गई है, कंपनी जो बनाई गई है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, सत्यवचन। दूसरा बताओ, कंपनी जो कहां बनाई गई है? कंपनी जो बनाई गई है अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। यस सर, अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, सत्यवचन। अब जरा ये बताइए जनाब, दिस एक्ट का मतलब क्या है? दिस एक्ट का मतलब है जनाब कंपनीज एक्ट 2013। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है? प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब है 1956, 1913 एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये प्रीवियस कंपनी लॉ डिफाइंड है क्या? बिल्कुल डिफाइंड है। मैंने आपसे कहा जहां जहां डेफिनेशन आएगी ना नोटिंग के अंदर लिंक करता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है ना। 1866, 1882, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1866, 1882, सीए मतलब कंपनीज एक्ट। वैसे डेफिनेशन कहाँ दी गई प्रीवियस कंपनी लॉ की? प्रीवियस कंपनी लॉ डिफाइंड है लाला जी सेक्शन 2 क्लॉज 67 के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी को एक्ट मानना है? बिल्कुल मानना है। एक तरफ लिख देते हैं बैंकिंग कंपनी, दूसरी तरफ लिख देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, फिर लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। यस ब्रो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बैंकिंग की बात करें, कौन से प्रोविजन छोड़कर? एक्सेप्ट इनकंसिस्टेंट प्रोविजन, या एक्सेप्ट दोज प्रोविजंस जो किसके साथ इनकंसिस्टेंट है? विच आर inconsistent with Banking Regulation Act, Banking Regulation Act 1949। अच्छा, इसके यहां पे ये आ जाएगा इंश्योरेंस एक्ट, या IRDA एक्ट। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी में विच आर इनकंसिस्टेंट विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है,
तो कहता है मैं लगूंगा तो सही, लेकिन भाई उतना ही लगूंगा जो आपके एक्ट को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जहां जहां मेरे आपके एक्ट की कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, आप अपना एक्ट मान लेना, मुझे छोड़ देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बहुत खुले विचारों का व्यक्ति हूं। आई एम वेरी ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, सॉरी। ठीक, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सुनिए, कोई भी और कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अब सर ये स्पेशल एक्ट क्या होता है? आपको पता है एसबीआई, लंच बैंक ऑफ इंडिया, इसे बनाया गया है बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। क्या बात करो, इसका अलग एक्ट है? यस ब्रो। ऐसे कई सारे, अरे आप बाकी छोड़ो यार, स्टडी मैट में आपने ऊपर देखा होगा, लिखा होता है आईसीएआई के नीचे, सेटअप बाय एन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बनाया गया सेटअप बाय एन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अरे भाई लिखा होता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? स्पेशल एक्ट है। क्या हर किसी पे लगता है स्पेशल एक्ट? अच्छा, कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा, माना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब आप पढ़ते हैं, तो ये तो कॉमन लॉ है, ये तो हर किसी पे लगता है। आलू बेचोगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग गया, वो कॉमन लॉ है। लेकिन क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट सब पे लगेगा? वो स्पेशल एक्ट है सर। ऐसे पार्लियामेंट के बड़े सारे स्पेशल एक्ट है, इसके अंदर बड़ी सारी स्पेशल कंपनीज बनती हैं। क्या स्पेशल एक्ट के अंदर बनने वाली कंपनी, स्पेशल एक्ट के अंदर बनने वाली कंपनी को कंपनीज एक्ट मानना पड़ेगा? बिल्कुल मानना पड़ेगा सर, लिखा हुआ है दिस एक्ट शैल अप्लाई। शैल का मतलब समझे ना, कंपल्सरी अबाई द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। किसके ऊपर लगेगा? एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल। अदर का मतलब समझ गए ना? अदर का मतलब ये बेटा, अदर का मतलब ये है जो ऊपर कंपनियां दी इनके अलावा। वैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पे तो लगता ही लगता है, लेकिन स्पेशल एक्ट कोई भी होगा, किसी भी एक्ट के अंदर कंपनी बनाए, एसबीआई को एसबीआई एक्ट के अंदर बनाया जाए, किसी भी स्पेशल एक्ट के अंदर कंपनी बनाए, उसे मानना ही पड़ेगा, ये मानना ही पड़ेगा कंपनी एक्ट। बात भी ठीक। आप देखो, पहले वाले में कंपनी बोर्ड लिखा था, दूसरे में कंपनी लिखा है, तीसरे में कंपनी लिखा है, फोर्थ में कंपनी लिखा है। अच्छा, फोर्थ समझ गए ना, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कर रही है वो, या सप्लाई कर रही है। एक बार मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एग्जाम्पल दे। कहता है सर सिस्का, सूर्या। मैंने कहा बेटा ट्यूबलाइट कंपनी नहीं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कह रहा हूँ। जो बिजली, ट्यूबलाइट नहीं जलाती है, ट्यूबलाइट नहीं बनाती है, जो बिजली बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई आपके स्टेट में अलग अलग होगी। बीएसीएस दिल्ली में है, आपके पीवीवीएनएल यूपीपीसीएल यूपी में, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका एमपी में, अलग अलग है। टोरेंट है, टाटा पावर है, अदानी है, जो भी है। तो जो जनरेट करती है, सप्लाई करती है, उसे भी कंपनी एक्ट मानना पड़ेगा। साथ में एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। लास्ट पॉइंट, हर जगह क्या लिखा है? कंपनी 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 कंपनी। लास्ट पॉइंट में आते आते इन्होंने सुर बदल दिए, कह रहे बॉडी कॉर्पोरेट। ये एक्ट सिर्फ कंपनीज पे नहीं लगेगा, कहता है कंपनियों के साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट पे भी लगेगा। अब बॉडी कॉर्पोरेट, कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट? और सबसे बड़ी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? सवाल तो खड़ा होता है। तो आइए जरा बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। देखो भाई, एक बात मेरी स्पष्ट अपने पल्ले बांध लो, कभी भी एक्ट पढ़ो, कोई भी एक्ट पढ़ो, मैंने आपसे 10 मिनट पहले कहा, दो चीज़ें आपको मिलेंगी बेटा। एक आपको मिलेगी मीनिंग और एक आपको मिलेगी डेफिनेशन। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं मीनिंग और यहां मैं लिख देता हूं बेटा डेफिनेशन, फिर आगे कुछ और बात की जाएगी। ठीक, सबसे पहली बात, सर बॉडी कॉर्पोरेट की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? ठीक, कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के अंदर, एनी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, विच इज रजिस्टर्ड, जिसका पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट मानती है। मतलब विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बचपन में पढ़ा है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप मुझे बताइए, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी है? सर पार्टनर है तो पार्टनरशिप है, पार्टनर नहीं तो पार्टनरशिप नहीं।
क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। क्या उसे बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे? नहीं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता, परिवार, क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। सर पार्टनरशिप के कोई भी काम के लिए पार्टनर लायबल है, लेकिन कंपनी में ऐसा होता है क्या? अगर आपने ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदा, मजे से खा रहे हो, छिपकली आ गई, आधी छिपकली पेट में आधी पूंछ बाहर, केस किसके ऊपर करोगे? दुकानदार के ऊपर या कंपनी के ऊपर? कंपनी के ऊपर। केस डायरेक्टर के ऊपर करोगे कंपनी है, कंपनी के ऊपर करोगे? कंपनी के ऊपर करेंगे सर केस तो कंपनी के ऊपर बनता है सर। वाई 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 कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है डायरेक्टर मेंबर से, कंपनी अलग है, डायरेक्टर मेंबर अलग है। बट सर ऐसा यहां तो नहीं है, ऐसा यहां तो नहीं है पार्टनरशिप में, ऐसा यहां तो नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ये तो सिर्फ कंपनी में पाए जाते हैं। हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कहता है कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है एंड विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसे बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। अभी जनरल मीनिंग बता रहा हूं बेटा, डेफिनेशन थोड़ी देर बाद। उसे बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे, ठीक। पहली बात, विच इज रजिस्टर्ड, ओके सर, एंड विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ओके सर, ठीक है, उसे बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे, ठीक। अब सर सेपरेट लीगल एंटिटी है और रजिस्टर्ड, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिखता हूं किसे बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे और किसे नहीं मानेंगे, ये भी ठीक। बताइए सर, सबसे पहली बात, क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है सर? क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है ना सर? क्या पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं है ना सर, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ना सर। क्या प्रोप्राइटरशिप बॉडी कॉर्पोरेट है? कैसे है सर? प्रोप्राइटर जब तक है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर खत्म, प्रोप्राइटरशिप खत्म। एचयूएफ नहीं है ना सर। ये तो मीनिंग हुई, रजिस्टर्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसे मानते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन कहां दी लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। डेफिनेशन कहां दी गई है? डेफिनेशन दी गई बेटा 2 क्लॉज 11 में। अब 2 क्लॉज 11, अब तो समझ गया ना क्लॉज का मतलब क्या है। 2 क्लॉज 11, चलो जी आ जाओ 2 क्लॉज 11 में। दिख रही 2 क्लॉज 11? दिख तो रहा है सर, ठीक। समझना पड़ेगा सर, दिमाग को थोड़ा चलाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, डीएनए करेंगे इस डेफिनेशन का, डिकोडिंग, ठीक। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है पूरे कंपनीज एक्ट में, कहीं भी बॉडी कॉर्पोरेट मिल जाए यही डेफिनेशन रेफर करनी है 2 क्लॉज 11 वाली, यही बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। आगे लिखा है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स। डेफिनेशन में ना कई बार मींस लिखा होता है बेटा, और कई बार इंक्लूड्स लिखा होता है। यहां इंक्लूड्स लिखा है, इंक्लूसिव मैं आज ऊपर से नहीं बताऊंगा, पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा। इंक्लूड का मतलब होता है बेटा इंक्लूसिव, मतलब जो लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, और भी चीजें आएंगी। जो लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, और भी चीजें आएंगी। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, जो लिखा है वो भी आएगा, जो नहीं लिखा वो भी आएगा। तो ऐसे कैसे बोल सकते हो? साबित करूंगा, विल प्रूव, और आखिरी में लिख देना हेंस प्रूव्ड, लिखते हैं ना मैथ्स में, साबित करेंगे सर, आज ऐसी बात नहीं है। और जहां मीन्स लिखा हो एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जो लिखा है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा, जो लिखा है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा, मतलब गेट बंद है इसके गेट जो है ना वो क्लोज है इस डेफिनेशन के, बाहर वालों को इंक्लूड नहीं करता, लेकिन इस डेफिनेशन के गेट ओपन है सर। वो सीखेंगे अपन, आज ही सीखेंगे, थोड़ी देर में ही सीख जाएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट में एक ऐसी कंपनी भी आएगी जो इंडिया से बाहर बनी है। मीन्स नहीं लिखा इस डेफिनेशन में, देखो नॉर्मली डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट होती है, लेकिन मीन्स लिखा है इस डेफिनेशन में कहीं भी? मीन्स तो कहीं लिखा ही नहीं है ना सर। तो निकालेंगे मीन्स, अभी खुद डिराइव करेंगे मैथ्स के जैसे, फिर लिखेंगे हेंस प्रूफ, डिराइव करेंगे सर मीन्स का मतलब, ऐसी क्या बात है।
कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में बाहर वाली कंपनी भी आएगी, भी आएगी। कमाल की बात बताऊं, मजा आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड। कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये डेफिनेशन एक बार पढ़ाता हूं फिर वापस इस पे आऊंगा, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अभी पढ़ाया ऊपर आपको। दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 13, और प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब लाला, प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब है लाला 1956, बाकी अभी ऊपर पढ़कर आया एटसेट्रा। कुल मिलाकर ये दोनों एक्ट कहाँ के एक्ट हैं? ये दोनों एक्ट कहाँ के एक्ट हैं? ये दोनों एक्ट हैं इंडिया के, बोथ आर इंडियन लॉ। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब समझ रहे हो? कंपनी का मतलब है वो कंपनी जिसे बनाया गया है या तो इस एक्ट के अंदर या प्रीवियस कंपनी लॉ में। इसका मतलब कंपनी का मतलब वो है जिसे बनाया गया है। इंडियन लॉ का मतलब इंडियन लॉ बने लगेगा तो कंपनी उसी कंपनी बने जो इंडिया में बनी है। इसका मतलब कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी। बोलो हाँ, कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी। हाँ जी सर, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, कंपनी एक्ट खुद बोल रहा है। और ये रूल पल्ले बांध लो अपने। पूरे कंपनी एक्ट में अगर कहीं भी कंपनी वर्ड मिल जाए तो कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी। मैं नहीं कह रहा हूं सर, कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी, कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी लिखा हुआ है सर। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। अब ये वाला एक्ट भी इंडिया का है, दिस एक्ट, और ये भी एक्ट इंडिया का है। दोनों एक्ट इंडिया के हैं। इंडियन लॉ के अंदर कंपनी बनाओगे तो इंडियन लॉ के अंदर इंडियन कंपनी बनेगी ना। अब एक बात समझ रहे हो क्या? बाहर वाली कंपनी कंपनी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट तो है, लेकिन बाहर वाली कंपनी को पूरे कंपनी एक्ट में सेक्शन 1 पढ़ रहे हो, इतना तो जानना बनता है। बाहर वाली कंपनी को कंपनी की डेफिनेशन में कवर नहीं किया। मतलब कंपनी फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट इट इज नॉट अ कंपनी। रीजन बीइंग कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी। बाहर वाली कंपनी ना तो इस एक्ट के अंदर बनती है, कंपनी एक्ट 13 के अंदर, ना प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। तो जो कंपनी इंडिया से बाहर बनी है वो पूरे कंपनी एक्ट में आप उसे बॉडी कॉर्पोरेट तो मानोगे, लेकिन आप उसे कंपनी नहीं मानोगे, क्योंकि कंपनी में इंडियन कंपनी आएगी। कुछ बातें बोलूंगा बुक में हेडर में लिखने को। हेडर समझ गए ना? हेडर मतलब यहां पे तो लिख दो, यहां पे शुरुआत करी दो आज। कंपनी फॉर्म्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं, आउटसाइड इंडिया। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनीज एक्ट में आप इसे बॉडी कॉर्पोरेट तो मानेंगे, लेकिन आप इसे कंपनी नहीं मानेंगे लाला। बट इट इज नॉट अ कंपनी। It is a body corporate, but it is not a company. Body corporate under section 2 clause 11 and company under section 2 clause 20. Ta 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 ta. जो कंपनी विदेश में बनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट तो कहलाएगी कंपनी के अंदर, लेकिन वो कंपनी नहीं कहलाएगी। क्या बात है? इसका इंटरप्रिटेशन इतना खतरनाक होगा ना आगे चल के, अगले 2-3 क्लास में दिमाग घूम जाएगा आपका, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, आनंद ही आनंद है। सफाई करते हैं भाई, बहुत फैला फैली हो गई यहाँ तो। ठीक, थोड़ी सफाई कर देते हैं भाई। इंक्लूड्स अ कंपनी आउटसाइड इंडिया। अच्छा, यहाँ लिख भी देते हैं अपने समझने के लिए, डेफिनेशन के अंदर भी, डेफिनेशन में भी लिख देते हैं डेफिनेशन के हिसाब से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो लिख दें क्या आएगा, क्या आएगा लाला? तो लिख देते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आएगी, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। सत्य वचन। अब क्या नहीं आएगा उसकी बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं, सजाएंगे बाद में, बट डज नॉट इंक्लूड। वाव वाव, क्या नहीं आएगा? नेगेटिव लिस्ट आ गई भाई। कहता है क्या नहीं आएगा? कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में क्या नहीं आएगा? तो बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी। क्या बात है, बहुत उम्दा। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी जो रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के अंदर। अब आपके दिमाग में थोड़ा भी चल रहा होगा दिमाग, तो आपको लगेगा सर कि इस कोऑपरेटिव को बाहर क्यों कर दिया सर, जबकि कोऑपरेटिव तो जनरल मीनिंग के अंदर कवर्ड होती ना सर। कोऑपरेटिव तो रजिस्टर्ड है सर। अमूल सुना? अमूल कोऑपरेटिव हिंदी में कहते हैं सहकारी। तो कहते हैं अमूल तो सर रजिस्टर्ड, सर कोऑपरेटिव तो रजिस्टर्ड होगी ना सर, सेपरेट लीगल एंटिटी मानेगी सर। तो सर इसे बाहर क्यों कर दिया सर वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना सर अमूल तो, और सर रजिस्टर्ड भी तो है ना सर। सर क्यों बाहर कर दिया सर? कोई लॉजिक बता दो सर, भगवान के लिए बताता हूं बेटा, इतना ड्रामा नहीं। क्यों बाहर किया इसे? वाई? पता है क्यों बाहर किया? आपने ध्यान नहीं दिया। हम ये डेफिनेशन पढ़ने क्यों आए थे बॉडी कॉर्पोरेट वाली? सोचा कभी आपने? हम ये डेफिनेशन बेटा इसलिए पढ़ने आए थे क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे कि ये एक्ट किस पे लगेगा। जब हमने ये पढ़ा कि ये एक्ट किस पे लगेगा तो एक टर्म आया बॉडी कॉर्पोरेट। तो अब आप मुझे बताओ क्या 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 अमूल के ऊपर कंपनी एक्ट लग सकता है? ये वाला नहीं लग सकता, क्योंकि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और अमूल ना तो कंपनी है इस एक्ट वाली, ना प्रीवियस कंपनी लॉ वाली, ना अमूल इंश्योरेंस कंपनी, ना बैंकिंग कंपनी, ना स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। अमूल तो भैया अमूल तो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है। अमूल इसमें से कहीं भी कवर नहीं होती सर। कहीं कल को एमसीए का मन मचल जाए, बोले मैं तो ये एक्ट कोऑपरेटिव पे भी लगाऊंगा, कोऑपरेटिव वाले मेंबर बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, हमें तुम्हारे प्रोविजन लगाने होते तो हम खुद कंपनी ना बना लेते, हमें तो नफरत है भैया कंपनी एक्ट से। तो कल को मन ना बदल जाए एमसीए का कि बोले नहीं कंपनी एक्ट के प्रोविजन कोऑपरेटिव को भी मानने पड़ेंगे, तो सरकार ने पहले ही इंतजाम कर दिया है कि कोऑपरेटिव जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी ही नहीं। और चूंकि कोऑपरेटिव बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी तो भैया कोऑपरेटिव पे ये लॉ नहीं लगेगा सर, क्योंकि कोऑपरेटिव बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है। ना तो वो कोई कंपनी है ऊपर वाले 6 हेड में, 5 हेड में, और ना 6 आखिरी वाले में, ना वो बॉडी कॉर्पोरेट है। जब वो ना कंपनी है ना बॉडी कॉर्पोरेट है तो भैया उस पर ये लॉ लगेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है लॉजिक कि क्यों बाहर किया गया ऐसे? जबकि कोऑपरेटिव लाला जी जनरल मीनिंग के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट थी, लेकिन कोऑपरेटिव को भी बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा कोऑपरेटिव के ऊपर कंपनीज एक्ट ना लग रहा है और ना लगेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर लगती है और कोऑपरेटिव बॉडी कॉर्पोरेट है ही नहीं। वाह मजा आ गया। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, देखो अभी क्या आनंद आता है। ये भी ठीक है। देखिए एक और आनंद वाली बात, बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव। ये तो हो गया, रजिस्टर्ड लिखा भी है। और बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंटर, अभी ब्रैकेट छोड़ के पढ़ा रहा हूं, ब्रैकेट आखिरी पढ़ाऊंगा, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इस डेफिनेशन से जैसे भारत सरकार ने कोऑपरेटिव को बाहर किया है, कहते हैं इस डेफिनेशन से किसी और को भी बाहर कर सकते हैं। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट वो भी नहीं आएगी जिसे भारत सरकार नोटिफाई करेगी, वो भी नहीं आएगी। कहता है कोई और बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं आएगी जिसे भारत सरकार नोटिफाई करेगी। कल को भारत सरकार कहती है ए एलएलपी तू नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट, तो नहीं है। फिर ए तू भी नहीं है, तो नहीं है। जिसे भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो इस डेफिनेशन से बाहर जा सकती है। अभी तक सरकार ने सिर्फ एक को बाहर किया, किसको? कोऑपरेटिव को। किसी और को भी बाहर कर सकती है। अभी तक सिर्फ एक को बाहर किया, कोऑपरेटिव को। कहता है किसी और बॉडी कॉर्पोरेट को भी बाहर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। जिसको बाहर कर दिया वो भी इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। कहते सबको बाहर कर सकती है सरकार, सबको, सिवाय एक को बाहर नहीं कर सकती इस डेफिनेशन से।
सबको बाहर कर सकती है, सिवाय एक को बाहर नहीं कर सकती इस डेफिनेशन से। किसको? लिखा हुआ है, ब्रैकेट पढ़ो। कहता है भारत सरकार किसी को भी बाहर कर सकती है इस डेफिनेशन से, नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। भारत सरकार सबको बाहर कर सकती है, कंपनी को बाहर नहीं कर सकती इस डेफिनेशन से। सबको बाहर कर सकते हो, कंपनी को बाहर नहीं कर सकते आप इस डेफिनेशन से। लिखा हुआ है सर, बॉडी कॉर्पोरेट को बाहर कर देगी इस डेफिनेशन से, नॉट बीइंग अ कंपनी। वो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब कंपनी को बाहर नहीं कर सकते। कंपनी का मतलब क्या कह रहे? कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। तभी तो मैंने दो डेफिनेशन साथ में रखी है। दिस एक्ट का मतलब क्या? 2+20, और 2+20 क्या बोल रहा है? कंपनी मीन्स, बोलो ना, इंडियन कंपनी। अरे अभी पढ़ा यार आपने, ऐसे मत करा करो भाई, बोलना पड़ेगा। कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी। बोलो 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 बोलो, कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी। कह रहा सबको बाहर कर देंगे लाला, सबको बाहर कर देंगे। इंडियन कंपनी बाहर नहीं होगी इस डेफिनेशन से, नहीं होगी बाहर। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको क्लास से बाहर नहीं कर सकता, इसका मतलब आप क्लास के अंदर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मैं चाह के भी आपको बाहर नहीं कर सकता। अगर भारत सरकार इंडियन कंपनी को बाहर नहीं कर सकती, इसका मतलब इंडियन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है और हमेशा रहेगी। सब तभी तो लिखा है ना कि किसी और बॉडी कॉर्पोरेट को बाहर कर देंगे, नॉट बीइंग एन इंडियन कंपनी, नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। इसका मतलब एज डिफाइंड इन दिस एक्ट का मतलब क्या? सेक्शन 2 clause 20। इसका मतलब कंपनी इंडियन कंपनी को चाह कर भी बाहर नहीं कर सकते वो इस डेफिनेशन से। इसका मतलब इंडियन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है और वो रहेगी लाला, रहेगी। इसका मतलब अब आप बताओ, इस डेफिनेशन में कहीं भी इंडियन कंपनी लिखा था? शुरुआती कहां से की? बाहर वाली कंपनी। कहीं भी नहीं मिलेगा कि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी आएगी। हमने निकाला है सर, डिराइव किया है हमने। बहुत बढ़िया, हमने डिराइव किया है कि इंडियन कंपनी पे भी एक्ट लगेगा। डिराइव किया है सर, निकाला। और जब निकाला है ना कि एक्ट लगेगा, तो एक बात ध्यान रखिए, हेंस प्रूव्ड, कि जब डेफिनेशन में इंक्लूड लिखा होता है तो वो इंक्लूसिव होती है। मतलब जो लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, जो नहीं लिखा वो भी आएगा। तो इंडियन कंपनी कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन बेटा इंडियन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट विल रिमेन अ बॉडी कॉर्पोरेट। भारत सरकार कितना माथा क्यों ना पटक ले, इंडियन कंपनी को बाहर नहीं कर सकती। इंडियन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड विल ऑलवेज रिमेन अ बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आनी बात? मतलब इंडियन कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, लेकिन बाहर वाली कंपनी सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है। इंडियन कंपनी कहीं खुल के नहीं लिखा इन्होंने पूरी डेफिनेशन में कि इंडियन कंपनी, वो तो हमने डिराइव किया है सर पढ़ के कि सबको बाहर कर सकते, कंपनी को बाहर नहीं करते। इसका मतलब इंडियन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड विल ऑलवेज रिमेन अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कहते हो? बिल्कुल सर। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आएगी, बिल्कुल आएगी सर। सत्यवचन इन इंडिया। अच्छा, एलएलपी को मानेंगे? अरे एलएलपी भी आएगी, क्या दिक्कत है? एलएलपी को बाहर कर दिया गया? अभी तक तो बाहर किया नहीं। अभी तक किसको बाहर किया? अभी तक बाहर किया सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव को। तो कोऑपरेटिव को नहीं मानेंगे, बाकी सब आएंगे। तो पूरे कंपनीज एक्ट में कभी भी आज के बाद पढ़ोगे ना, पढ़ना ही है, बॉडी कॉर्पोरेट मिल जाए कभी भी कंपनी एक्ट के अंदर, तो तीन बातें आएंगी सिर्फ। बाहर वाली कंपनी, इंडिया वाली कंपनी, एलएलपी। बाहर वाली कंपनी, इंडिया वाली कंपनी, एलएलपी। अब क्या लिखा है आखिरी पॉइंट में? आखिरी पॉइंट में लिखा है ये एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा। जो बॉडी कॉर्पोरेट बनाई गई है किसी भी एक्ट के अंदर, जैसे भारत सरकार नोटिफाई करेगी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट पे भी ये एक्ट लगा सकती है भारत सरकार, बिल्कुल लगा सकती है सर। 14 साल के आसपास हो गए, 13-14 साल हो गए सर
एक्ट को आए हुए। क्या भारत सरकार ने अभी तक लगाया है इस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर इस एक्ट को? क्योंकि कंपनियों के ऊपर तो लग रहा है ये एक्ट, लेकिन क्या सही में भारत सरकार ने नोटिफिकेशन दिया है? अभी तक दिया है ना सर। भारत सरकार ने बोला है नोटिफिकेशन देकर कि एलएलपी को भी कंपनी एक्ट मानना पड़ेगा कुछ जगहों पे, और फॉरेन कंपनी को भी कंपनी एक्ट मानना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? फॉरेन कंपनी का मतलब है, पढ़ेंगे आप, फॉरेन कंपनी का मतलब है प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और बनी कहां है? आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, वो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इन इंडिया। आपको पता है इसे फॉरेन कंपनी बोलते हैं, और फॉरेन कंपनी को सेक्शन 379 से लेकर 393 तक के सेक्शंस मानने हैं कंपनी देख के। मानने हैं सर, 15 सेक्शंस मानने हैं, ये अप्लाई होते हैं आपके कंपनी देख के। अब आप मुझे बताइए, फॉरेन कंपनी जो है, जो बनी इंडिया से बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, क्या फॉरेन कंपनी फर्स्ट हेड के अंदर कवर होगी? अंडर दिस एक्ट बनी है वो? नहीं। क्या वो प्रीवियस कंपनियों के अंदर बनी है फॉरेन कंपनी? जर्मनी वाली, फ्रांस वाली कंपनी क्या बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है? नहीं। वो जर्मनी वाली, वो फ्रांस वाली सारी कंपनियां क्या है? वो बॉडी कॉर्पोरेट है। उनके ऊपर ही भारत सरकार ने एक्ट लगा दिया है। लेकिन जर्मनी वाली कंपनी को सीधे थोड़ी थोप दोगे, यूएस वाली कंपनी बोले तुम्हें भी कंपनी तक मानना पड़ेगा। डोनाल्ड भाई कह रहे हैं मोदी जी मतलब है ये सही है, अपने यहाँ तो लगाओ ही लगाओ, हमारे ऊपर भी लगा दो कंपनी एक्ट। तो भैया यूएस वाली कंपनी पे सीधे लगेगा, यूएस वाली कंपनी पे तब लगेगा जब यूएस वाली कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा। तो फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लगा दिया उन्होंने। कितने सेक्शन लगाए हैं सर? 15 सेक्शंस। अच्छा, एलएलपी के ऊपर लगाया क्या? एलएलपी के ऊपर भी लगाया। आप एलएलपी के बारे में पढ़िए सेक्शन 7 सेक्शन 9 के अंदर। तो एक बात लिखी है, जैसे डायरेक्टर को डिन लेना पड़ता है ना, डिन, दिल नहीं डिन, तो कंपनी देख के 153 से लेकर 159 सेक्शंस लगते हैं डिन के ऊपर। तो एलएलपी एक्ट में लिखा है, एलएलपी एक्ट में लिखा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी डीपी होता है वहां पे, शायद आपको पता ना हो, एलएलपी में डीपी होता है, डायरेक्टर तो होते नहीं, डीपी होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसे लेना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कहता है जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट के डिन को लगते हैं, डिन के ऊपर लगते हैं, वही प्रोविजन कंपनीज एक्ट के एलएलपी में भी लगेंगे जब एलएलपी का डीपीआईएन लेगा। सेम प्रोविजन मानने पड़ेंगे कंपनी एक्ट के। तब आप मुझे बताओ, कंपनी एक्ट के प्रोविजन एलएलपी से भी मनवा रहे हैं सर? कह रहे इधर तू डीपी है? कह रहा मैं डीपी हूँ। कह रहा तुझे डीपीआईएन नहीं है? तुझे डीपीआईएन तो लेना है मुझे। कैसे लेगा? बोले एलएलपी एक्ट के हिसाब से। बोले एलएलपी एक्ट के हिसाब से नहीं, तू लेगा डीपीआईएन कंपनी एक्ट के हिसाब से। कंपनी एक्ट थोप दिया सर एलएलपी के ऊपर, थोप दिया। तो कैसे थोप दिया? क्योंकि भारत सरकार के पास थोपने का अधिकार है, यहां भी है, एलएलपी एक्ट के अंदर भी है, कि भारत सरकार इस एक्ट को बॉडी कॉर्पोरेट पे भी लगा सकती है। समझ में आ रही बात? मेरा दिमाग तंदुरुस्त हो गया, हिल गया सर, मजे आ गए जीवन के। कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, ये भी ठीक। और लास्ट, बॉडी कॉर्पोरेट एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर, अब पहले बताओ बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आएगा? कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई किया? कहता है किया है सर। फॉरेन कंपनी को भी नोटिफाई किया हुआ है, फॉरेन कंपनी के साथ साथ एलएलपी को भी नोटिफाई किया हुआ है। फॉरेन कंपनी से कौन से प्रोविजंस बनवा रहे हैं? ये फॉरेन कंपनी से प्रोविजंस कंप्लाई करवा रहे हैं बनवा रहे हैं, और एलएलपी भी मान रही है कई सारे प्रोविजंस। एक तो मैंने आपको एक का एग्जांपल दिया डिन वाले का। मजा आ गया बेयर पढ़ के? ऐसी नजरों से हमने कभी देखा नहीं था कंपनी देखो जैसे आज देखा है। मेरे को भी मजा आ गया, आनंद ही आनंद है जीवन में। मैंने आपसे कहा था शुरू में ये 3 लाइन पढ़ाऊंगा आपको, बस ये खत्म कर रहा हूं, इसके बाद सेक्शन 1 को।
ये दिख रही है आपको, ये यहां से यहां तक, एक्वा कलर में। 2 मिनट सुनिएगा मेरी बात, सिर्फ 2 मिनट। जब कंपनीज एक्ट आया ना, हम तैयार नहीं थे सर। बात कर चुके हैं इस पर, बट थोड़ा सा आपसे 2 मिनट लूंगा मैं। बेसिक के अंदर हमने थोड़ी बहुत बात की है इसकी, आपको पता है। जब कंपनीज एक्ट आया तो हम तैयार नहीं थे उस वक्त। जैसे कंपनीज एक्ट आया 30 अगस्त को, तो आपको पता है ये जो एक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये बिट्स एंड पीसेस में लगा है इंडिया में। बिट्स एंड पीसेस मींस एक साथ ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ इंडिया में, ये टुकड़ों में एप्लीकेबल हुआ है। जैसे कि एक्चुअली क्या था, 2014 में चुनाव थे, सरकार ने कुछ बड़ी काम करके जाने थे। सरकार ने कहा कंपनी एक्ट तो कब से नहीं बना पाए, हालांकि 2 दिसंबर 2004 को कमेटी बना दी गई, जो सब बात हम कर चुके हैं बेसिक वाले में। बट सरकार ये था कि यार एक्ट हमको बनाना है, एक्ट हमको बनाना है। तैयार तो हम थे नहीं, ना हमारी मशीनरी तैयार थी उस लायक। मशीनरी मतलब पूरे जो मैकेनिज्म होता है, वी वर नॉट रेडी। बट आनंद फानन में एक्ट एप्लीकेबल किया गया। इस दिन एक भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं था इंडिया में। एक्ट बन गया, सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले मुझे आज भी याद है 12 सितंबर की बात होगी 2013 को 98 सेक्शन एप्लीकेबल किए इंडिया में। टोटल सेक्शन कितने हैं? 470। फिर चुनाव से ठीक पहले 1 अप्रैल 2014 को 184 सेक्शन एप्लीकेबल किए। टोटल सेक्शन कितने हैं? 470। लेकिन अभी तक सेक्शन कितने एप्लीकेबल हुआ? 282। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने जब एक्ट बनाया तो सरकार ने एक बात बोली कि हम कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे, हम कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन अप्लाई करेंगे बिट्स एंड पीसेस में, टुकड़ों में। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, एनएफआरए एग्जांपल ले लो, ठीक है। एनएफआरए बना जनाब 2018 में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बना एनएफआरए 2018 में। तो आपको पता है सेक्शन इसका 132 सेक्शन है। आपको पता है हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि सेक्शन 132 2013 में एप्लीकेबल हुआ है, नहीं हुआ ना सर। हम ये हमेशा मानेंगे 132 की इफेक्टिव डेट 2018 की है। जैसे एनसीएलटी बना 2016 में, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एनसीएलटी 2013 में बन गया। अरे सर, जब प्रोविजन एप्लीकेबल हो तभी तो इफेक्टिव डेट मानेंगे। तो बेटा वैसे तो एक्ट की इफेक्टिव डेट 30 अगस्त है, लेकिन सेक्शन 132 की इफेक्टिव डेट 30 अगस्त नहीं मानेंगे। सेक्शन 132 की इफेक्टिव डेट 2018 की ही होगी, यही लिखा हुआ है इसमें। कहता है प्रोविजंस जो इस एक्ट के हैं बेटा, ये फोर्स में आए हैं अलग अलग डेट में, जो भारत सरकार ने नोटिफाई की है अलग अलग डेट्स में, ठीक। और कभी भी अगर लिखा जाए प्रोविजन के रेफरेंस में कि कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, तो आप उसे कमेंसमेंट ऑफ एक्ट का मतलब 30 अगस्त मत मान लेना। आप मानना कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के रेफरेंस को, के रेफरेंस दिया जा रहा है कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दैट प्रोविजन। तो कभी भी लिखा हो कि ये प्रोविजन आने के, एक्ट आने की, मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 74 डिपॉजिट का सेक्शन है, वहां पे लिखा है कि पुराने सारे डिपॉजिट देने हैं 3 साल के अंदर, कंपनी देख के आने के पुराने सारे डिपॉजिट रीपे करने हैं कंपनी एक्ट के आने के कमेंसमेंट के 3 साल के अंदर। अब सर कंपनी एक्ट आया तो 30 अगस्त को, लेकिन आपको पता है 74 एप्लीकेबल कब हुआ? 74 एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 14। तो बेटा 3 साल जो है ना वो यहां से काउंट नहीं होंगे, 3 साल काउंट होंगे यहां से 1 अप्रैल से। तो कभी भी अगर लिखा है कि अगर अलग अलग डेट्स दी गई हैं और कहता है कभी भी एक्ट में लिखा है कि कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का रेफरेंस दिया गया है, तो उसे रेफरेंस मानेंगे। प्रोविजन किस दिन इफेक्टिव हुआ वो मैटर करता है, एक्ट से मतलब नहीं है। अगर सेक्शन 74 1 अप्रैल 14 को एप्लीकेबल हुआ है तो भले एक्ट 2013 में एप्लीकेबल हुआ है, वहां 3 साल का समय दिया अगर एक्ट के एप्लीकेबल होने से, तो एक्ट के एप्लीकेबल होने से काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे सेक्शन एप्लीकेबल होने से। कभी भी ऐसा कहीं भी कंपनी एक्ट में लिखा हो सेक्शन एप्लीकेबल होने से, क्योंकि सेक्शन एक साल एप्लीकेबल नहीं हुआ, डिफरेंट डेट्स खुद लिखा हुआ है, ठीक है। मजा आ गया सर। ये हो गया सेक्शन 1। साथ में हालांकि 2 डेफिनेशन अपन ने किए, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 11। डन है सर।
बेहतरीन।